बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 15 नवंबर और दिन है हफ्ते का। 4-5 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा जी। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि खुद को मायूसी के अंधेरों में आपने नहीं डालना, क्योंकि तिनकों पर बना ये जो घर है ना, तिनकों के ऊपर बना ये घर, ये जल्द हवा के झोंके से गिरने जा रहा है जी। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा कि पूरी की पूरी जो अदलिया है वो एक तरफ खड़ी हो गई है और चीफ जस्टिस और 3-4 जजेस जो हैं वो एक तरफ खड़े हो गए हैं। क्या ब्लास्ट होने जा रहा है अदलिया के अंदर से जी, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी। मजीद कुछ इस्तीफे भी आ रहे हैं। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी साहब जो हैं, अगर कोई ये समझता है कि वो खामोशी से बैठ गए हैं, नहीं, वो खामोशी से नहीं बैठे। कुछ इकदाम उनकी जानिब से किए गए हैं। काबीना की मीटिंग हुई है, 2 बड़े फैसले किए हैं और वो दोनों एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आए। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी। इसके साथ ही आपको यह भी बताऊंगा जी कि 30 नवंबर के बाद एस्टेब्लिशमेंट के अंदर क्या बड़ी तब्दीली होने जा रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग कैसे मुश्किलात जो है वो इनके लिए बनने जा रही हैं, इस पर कुछ तफसीलात हैं। फैसल वावडा साहब बड़ी बड़ी बातें करने लग पड़े हैं और जब और इनकी बातें ये जाहिर करती हैं जी कि शायद इनमें सरिया कोई आ गया है। और जब ऐसा होता है ना, तो तब उस बंदे के जवाल का वक्त आता है। और फैसल वावडा को इसलिए मैं कोट कर रहा हूं क्योंकि असल में बात तो वो कर रहे होते हैं, लेकिन वो बातें असल में एस्टेब्लिशमेंट की होती हैं। तो जवाल का वक्त हुआ चाहता है जी। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। माफ कीजिएगा। सबसे पहली जो ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि सुहेल आफरीदी ने जी काबीना इजलास में 2 बड़े जो फैसले हैं जी वो कर लिए हैं। पहला जो फैसला उन्होंने किया है वो ये है कि 9 मई रेडियो पाकिस्तान जो केपी में है, पेशावर में, यहां पर जो हमला हुआ इस पर जी एक इंक्वायरी कमीशन बनाने का जो फैसला है जी वो किया गया है। ये काबीना इजलास में फैसला हुआ है। पहले उन्होंने ऐलान किया था और बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया और काबीना इजलास में फैसला हुआ है। अच्छा, इंक्वायरी कमीशन बनाने का ये फैसला किया गया और ये इंक्वायरी कमीशन क्या करेगा जी, ये सीसीटीवी फुटेज को भी देखेगा और दीगर शवाहिद को भी इकट्ठा करेगा और उसके बाद अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश करेगा काबीना में ही। क्योंकि इमरान खान साहब का ये मुतालबा था सीसीटीवी फुटेज लेकर आए सामने। 9 मई पर उनसे माफी का कहा जा रहा था, तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आप सीसीटीवी फुटेज लेकर आए, जुडिशियल कमीशन बनाए और सीसीटीवी फुटेज में देखें जी कौन जिम्मेदार हैं, तो उनको बिल्कुल कानून के मुताबिक आप कार्रवाई करें, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और फिर इमरान खान साहब ने यह भी कहा जी कि जिसने सीसीटीवी फुटेज गायब किया है ना, वही असल में करवाने वाले हैं। तो इमरान खान साहब के इस मुतालबे के ऊपर कोई कमीशन नहीं बन रहा था, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं आ रही थी। तो अब जी सुहेल आफरीदी ने एक तो ये फैसला कर लिया है काबीना इजलास में, और दूसरा बड़ा जो फैसला उन्होंने किया है जी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैसला है, वो है जी एक्शन एड सिविल पावर का जो कानून है जी वो बदल दिया गया है। इस कानून के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस को हुकूमत मदऊ करती थी। मिलिट्री ऑपरेशन के लिए यह कानून 2011 में लागू हुआ और आज वज़ीर आला ने जी इसका ऐलान कर दिया है और यह भी काबीना के अंदर जो डिसाइड है जी वो हो गया है। जो वज़ीर इतलात हैं केपी में शफी जान साहब, उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा तौर पर जो एक गुफ्तगू है जी वो की है और ये जो ऐलान है जी वो किया गया है। अब एक तरफ ऑपरेशन की बातें चल रही हैं जी कि ऑपरेशन होगा केपी में, ये करेंगे वो करेंगे। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी ने आते ही वज़ीर आला बनते ही ऐलान कर दिया था कि नहीं, ऑपरेशन हाल नहीं है, मुज़ाकरात हाल है, जो कि इमरान खान साहब कब से कह रहे हैं। तो अब ये जो एक कानून है जी इसको बदल दिया गया है। ये 2011 के बाद जो है वो बनाया गया था और इसके तहत जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जी वो आती थी और ऑपरेशन वगैरह करती थी, इसको अब बदल दिया गया। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। हालांकि कल के परसों जो ड्रोन अटैक हुआ है उसके ऊपर काफ़ी गुस्से का भी जो इजहार है वो सुहेल आफरीदी की जानिब से कर लिया गया, लेकिन ये कानूनी नुकात है, कानूनी पॉइंट्स हैं जिनको फिलहाल सुहेल आफरीदी फिल कर रहे हैं। तो ये जो दोनों फैसले हैं जी ये एस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं आए और देखें अब जो प्रेशर है ना वो मजीद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि केपी के अंदर पंजाब में तो आपने कर लिया ना यहाँ मर्जी की हुकूमत फाब 47 में, केपी के अंदर आप ऐसा नहीं कर पाए हैं। इवन कि आप सुहेल आफरीदी को नहीं रोक पाए। मैंडेट जो है वो आपने मखसूस नशिस्तों की शक्ल में दे तो दिया, वो भी पीटीआई का मैंडेट था, लेकिन केपी जो है वो खड़ा हो गया है। तो ये इस वक्त इनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है वो बनी हुई है और सुहेल आफरीदी मुसलसल दबाव इनके ऊपर बढ़ा रहे हैं। दूसरी खबर जी अदलिया के अंदर से आपको देता चलूं जी, कल फुल कोर्ट इजलास हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस पर यह सनात मलिक साहब हैं जी, इनकी जो खबर है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त शदीद मायूसी और बेबसी है, इसी वजह से 2 जजेस ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन बाकी जजेस खामोश हैं। एक खौफ का समा है, जजेस अपने
चीफ के सामने बोल नहीं सकते। आज फुल कोर्ट मीटिंग में भी सिर्फ 6 जजेस ही शामिल हो सके, बाकी 6 जजेस घर चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट में मायूसी की वजह 4 जजेस हैं जिन्होंने इस तारीखी इदारे को आज ख़त्म कर दिया। तो फुल कोर्ट के अंदर सिर्फ 6 जजेस थे जी, बाकी जो जजेस थे वो घर चले गए थे और फुल कोर्ट के अंदर जो है वो शामिल नहीं हुए। इसी तरह का आलम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और दीगर सूबों की भी कोर्ट्स में, और ये पूरी अदलिया के अंदर इस वक्त यही सिचुएशन है। और ऐसा महसूस होता है कि ये जो घुटन है ना, ये बहुत जल्द ब्लास्ट की शक्ल में फटेगी। और ये मतलब है कि जिस तरह से अदलिया को मतलब कंट्रोल कर लिएगा ना, अब अदलिया से आप छोड़ दें, कोई सो मोटो होगा या कोई कुछ होगा, क्योंकि सो मोटो का भी वो शिक ही पूरी खत्म कर दी गई है। तो ये कुछ कर दिया गया अदलिया के साथ। बहरहाल जी एक और इस्तीफा भी आ गया, ये भी आपको बताता चलूँ। ये लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं शम्स मिर्जा, इन्होंने भी जो इस्तीफा है वो दे दिया है। दूसरी तरफ ये भी इतलात हैं कि जस्टिस अत्तर मीनार और जस्टिस मंसूर अली शाह, इन दोनों ने जो इस्तीफे दिए हैं जी, ये भी अब खामोश होकर बैठेंगे नहीं, कुछ ना कुछ इनकी जानिब से भी जो एक्शन हैं वो होंगे। बहरहाल देखें वो क्या करते हैं। इन दोनों की जो इस्तीफे हैं दोनों जजिस के, वो सदर मुमलिकत की जानिब से मंजूर भी कर लिए गए हैं। तो अदलिया से भी आप तैयार रहें, एक बहुत बड़ा जो ब्लास्ट है जी वो अदलिया के अंदर भी होने जा रहा है। दूसरी तरफ जी हुकूमत के साफी समझे जाने वाले जो कुछ लोग हैं जी, वो खुद हुकूमत पैनिक कर गई है, इसकी खबरें आप देने लग पड़े हैं। रऊफ क्लासा साहब हैं जी, ये क्या कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले इस वक्त कुछ मुश्किलात का शिकार हैं, क्योंकि जो पोजीशन उन्होंने आईनी तरमीम पर लेनी थी वो तहरीक इंसाफ ने ले रखी है, जिसकी वजह से वो शर्मिंदा रहते हैं और बाज़ दफ़ा बेबसी का शिकार होकर गुस्सा भी कर जाते हैं। जैसे साबिक हुसैन राजा परवेज अशरफ कर गए, राजा परवेज अशरफ को तहरीक इंसाफ पर तहरीक इंसाफ गुस्सा दिलाने में कामयाब रही, क्योंकि उसके पास इस वक्त खोने के लिए कुछ नहीं है। पार्टी लीडर अपनी अहलिया और दीगर सीनियर रहनुमाओं के साथ जेल में है, पार्टी का इंतखाबी निशान छिन चुका, मखसूस नशिस्तें दूसरों में बढ़ चुकी, तो फिर और क्या बचता है जिसकी हिफाजत के लिए वो मसालहत से काम लें। तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल वो अपोजिशन का भी वो लेना चाहती थी, लेकिन आप देखें जिस तरीके से है ना, नवाज शरीफ वो भी नहीं आना चाहते थे वोट देने के लिए, क्योंकि वो बाद में कहना चाहते थे जी कि मैं तो इस गुनाह में शामिल नहीं हूँ, जैसा उन्होंने पहले मरियम नवाज ने कहा था जी, जनरल बाजवा को जो तोसी वाला एक वो हुआ था पार्लियामेंट से, उसमें कहा था मरियम नवाज मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। तो अब नवाज शरीफ उस जोगे भी नहीं रहे, और जिस दिन वो पार्लियामेंट आए थे ना वोट देने के लिए तरमीम के हक में, तो उस दिन भी ऐसा महसूस हो रहा था, उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था बड़े परेशान हैं, बड़े उदास हैं, और किसी ने ज़बरदस्ती उनको जो है वो पार्लियामेंट भेजा हो कि नहीं जी आप जाएंगे और आप वोट देंगे, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और मजबूरन उनको जो है वो आना पड़ा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इमरान खान की तरह तो वो डट नहीं सकते हैं, बार बार डीले कर देते हैं और चले जाते हैं। अभी भी इतलात आ रही हैं कि दोबारा से लंदन जो है वो रवाना हो गए हैं। तो बहरहाल जी ये इस वक्त इनके अंदर जो मामलात हैं जी वो चल रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी खबर है जी कि 28वीं तरमीम के अंदर जो है वो एक और चीफ को 5 साल के लिए दोबारा तैनात किए जाने का इम्कान है। इस पर मुशावरत जो है वो संजीदा चल रही है। ज़ाहिद गशकोरी साहब है जी, उन्होंने ये ट्वीट की शक्ल में जो है वो ये खबर दी है कि 28वीं तरमीम भी आ रही है। 28वीं तरमीम पर मैंने कल डिटेल में आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो कौन तैनात करेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुतल्लिक चीज़ें तब्दील की जाएंगी। फिर इसके अलावा जो मुद्दत है हुकूमत की वो हो सकता है 5 से 6 साल कर दी जाए, या ये भी हो सकता है कि निगरान सेटअप ख़त्म हो जाए और वही 5 साल के बाद 1 साल जो होगा उस दौरान जो इलेक्शन हैं जी वो होंगे। और 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड, ये मामला जो हैं वो अब 28वीं तरमीम के अंदर इनमें जो तब्दीली है वो आएगी। तो बहरहाल अभी 28वीं तरमीम में कुछ माह हैं, इस पर मजीद भी मैं डिटेल्स इकट्ठी करता हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन इनिशियल तौर पर यही इतलात है कि ये 28वीं तरमीम के अंदर चीज़ें तब्दील जो है वो की जाएंगी। अगली खबर ये है जी, ये फ़हीम अख्तर मलिक साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने एक बड़ा दावा किया है जी कि बल्कि इनकी जो ट्वीट है वही मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये कहते हैं कि इस्लामाबाद के ब्यूरोक्रेटिक हलकों में ये बात तेज़ी से गर्दिश कर रही है कि 30 नवंबर के बाद एस्टेब्लिशमेंट का रवैया इमरान खान से मुतल्लिक मुस्बत हो जाएगा और तब्दीली नज़र आएगी। शायद यही वजह है PTI वाले कोई लॉन्ग मार्च या कॉल नहीं दे रहे और चुप करके बैठे हैं जैसे अपोजिशन हो ही ना। तो ये कहते हैं जी कि 30 नवंबर के बाद इमरान खान साहब के साथ एस्टेब्लिशमेंट का रवैया बदलना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई मंतक नज़र नहीं आ रही। आखिर ऐसा क्यों होगा, क्यों एस्टेब्लिशमेंट ऐसा करेगी? सब कुछ उन्होंने हासिल कर लिया, अपनी मर्जी की सारे मामलात उन्होंने कर लिए, कंट्रोल कर लिया, अदलिया सारा कुछ, और ये जो चुंतखीब हुकूमत है ये भी उनके इशारों के ऊपर ही जिस तरह से वो कह रहे हैं उसी तरीके से करते जा रहे हैं। आखिर इनको क्यों हटाया जाएगा और क्यों इमरान खान को जो है वो वापस इमरान खान के लिए जो नरम गोशा वो पैदा होगा? अब इसमें भी
खुद ही उन्होंने बताया जी कि ये जो सवाल है जी ये भी किया कि जब ये खबर मुझे मिली ना, या ये चीज़ें जब ये गुफ्तो शुनीद हुई तो उस पर ये सवाल पूछा गया कि आखिर क्या बनता है, क्यों ऐसा होगा। तो इस पर भी बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है जी, ये भी सुनिए। वो कहते हैं जी कि इस तरह का सवाल किया था तो जवाब मिला कि नफरत अपनी जगह मगर मुल्क नहीं चल रहा, मैशत बेहतर नहीं हो रही, सरमायाकारी भी नहीं आ रही। तो ये हल बताया गया कि अपोजिशन को स्पेस दें। अब अल्लाह जानता है ये लॉलीपॉप है या ये हकीकत है। बहरहाल जी ये हकीकत तो है कि वाकई मुल्क तो नहीं चल रहा, माशत नहीं चल रही, कंपनीज यहाँ से जो है वो बोरिया बिस्तरा समेट कर तो जा रही हैं, यहाँ से छोड़ रही हैं। बेरोज़गारी अरूज के ऊपर है, माशत बेरोज़गारी जो है वो डूब चुकी हुई है इस वक्त माशत। आप और महंगाई जो है वो अरूज के ऊपर है, नौकरियां हैं नहीं, गरीब जो है वो गरीब तर होता जा रहा है। तो कब तक ऐसा चलेगा? एक टाइम आएगा ना कि चले आप इमरान खान साहब को थोड़ी देर के लिए आप साइड पर रख दें, चले आप सियासत को छोड़ दें, लेकिन जो इस वक्त हालात है ये कब तक चलेंगे? लेकिन जो माजी के भी डिक्टेटर्स थे ना, ज़िया-उल हक या जनरल मुशर्रफ थे, तो वो ऐसा नहीं हुआ था कि वो अवाम के अंदर वो मकबूल ना रहे हों, उनको भी अच्छी खासी सपोर्ट थी अवाम के अंदर। इवन कि अभी भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं जी कि ज़िया का दौर बड़ा अच्छा था या मुशर्रफ का दौर बड़ा अच्छा था। बहरहाल उसके नताइज फिर बाद में अभी जो सामने आए हैं, जो पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है, वो भी सबके सामने है। लेकिन उस वक्त मतलब ज़िया के दौर में भी और मुशर्रफ के दौर में भी उस वक्त ये सूरत हाल नहीं थी माशत की। बल्कि जनरल मुशर्रफ के दौर में तो मुझे याद पड़ता है ऐसा भी था कि IMF के जो कर्जे थे वो कम हुए थे, इस तरह की भी सिचुएशन थी। लेकिन जो नुकसानात हुए थे, जो दहशत गर्दी हुई थी, वो उससे पाकिस्तान कहाँ पर पहुंचा वो भी फैक्ट्स हैं, वो भी चीज़ें हैं। लेकिन मामला ये था कि ये बेरोजगारी महंगाई नहीं थी, उस टाइम पे चीज़ें नहीं थी। डॉलर जो है वो इस तरह से नहीं था, उस 300 के करीब, 300 के करीब उस वक्त नहीं था, और चीज़ें जो थी वो कंट्रोल थी। और सबसे ज़्यादा मीडिया को अगर आज़ादी मिली है ना किसी के दौर में, वो डिक्टेटर के दौर में मिली थी, और वो जनरल मुशर्रफ के दौर में मिली। सबसे ज़्यादा टीवी चैनल्स को लाइसेंस उस दौर में मिले, उस दौर में ही टीवी चैनल्स जो थे वो ओपन होना शुरू हुए पाकिस्तान में, और सबसे ज़्यादा टीवी चैनल्स भी खुले उस दौर में ही। एंकर्स जो थे वो बड़े सख्त सख्त जो सवाल थे वो भी किया करते थे। तो अब का जो दौर है ना, अब के दौर में सिर्फ ये नहीं है कि मायूसी है या उदासी है या पूरे साज की खामोशी है, बल्कि अब तो मैशत भी नहीं चल रही। आप कब तक चीज़ों को चलाएंगे? मतलब आप कब तक IMF से पैसे लेते रहेंगे? कब तक? एक टाइम आएगा ना कि मतलब बस हो जाएगी ना आवाम की, वो दे ही नहीं सकते, सकत ही नहीं रहेगी। जब सकत ही नहीं रहेगी चीज़ों के अंदर, आवाम के अंदर, तो वो कैसे टैक्स देंगे? और इस माशत की जो ये बुरी हालत इस वक्त हुई हुई है, जो बेरोजगारी है, इसको बर्दाश्त करेंगे तो लावा फटेगा ही फटेगा। ये डर इस वक्त उनके अंदर बैठा हुआ है जी। इसीलिए वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब को भी कोई जो स्पेस है वो दे दी जाए, और इमरान खान के डर से ही ये जो अस्तना और ये जो सारी तरमीमियाँ जी हुई हैं कि इमरान खान साहब को अगर स्पेस देते हैं और इमरान खान साहब अगर आ जाते हैं इक़्तिदार में, तो हमने अपना तो काम किया हो कि हमारे खिलाफ कोई वो कार्रवाई ना कर सकें। क्योंकि ये चीज़ का इनको यकीन ना होता कि इमरान खान आएंगे। अगर ये कहते हैं हमने खान का बंदोबस्त कर दिया, वो तो अब आ ही नहीं सकता इक़्तिदार में, अवाम में वो मकबूल नहीं है, तो तब इस तरमीमों की क्या ज़रूरत थी? ये इन्हीं का इक़्तिदार चलता रहता। लेकिन ये चल ही नहीं रही ना चीज़ें, तो इनको ये यकीन है कि इमरान खान साहब वापस आएंगे, और इमरान खान वापस आएंगे तो इनको छोड़ेंगे नहीं। एहतसाब और इंसाफ जो है वो तो करेंगे। जब तक ज़ातियात की बात है तो इमरान खान साहब कोई ज़ाती चीज़ों के ऊपर नहीं आएंगे कि बदले लेना शुरू कर दें। लेकिन जो एहतसाब है, जो इंसाफ है, वो तो किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। तो उसकी वजह से जी ये सारा कुछ जो है वो किया जा रहा है, ताकि हम जो है वो सेफ रहें। और फिर उसके बाद चूंकि मायशत बिगड़ी होगी, सारा कुछ इमरान खान के ऊपर जो है वो फिर हम डाल देंगे। चले जी अब खान आ गए हैं ना, अब खान आ गया तो खान मायशत को जो है वो फिर बेहतर कर ले, खान करे बेहतर मायशत को, ये चीज़ उनके ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर डालने की कोशिश की जाएगी। तो ये खैर उस वक्त फिर इमरान खान साहब कैसे दुरुस्त करते हैं, अवाम चूंकि उनके साथ खड़ी होगी, पॉपुलर फैसले भी जो है वो कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये जो मंतक है किसी ना किसी हद तक इस एंगल से देखा जाए तो दुरुस्त है कि मैशत नहीं चल रही। वैसे अगर दूसरी एंगल से देखा जाए तो मतलब है क्या ज़रूरत है, क्यों मतलब है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ज़रा नरम गोशा वो इस तरह से अपनाएगी कि ये जो सारी करवीं चल रही हैं ये नहीं होंगी। तो बहरहाल देखें, इस पर वक्त जो है वो फिर मज़ीद चीज़ें बता देगा, आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। आखिर में बताता चलूँ जी, फैसल वावड़ा साहब ने एक बड़ी स्टेटमेंट दिया। वो क्या कहते हैं? फैसल वावड़ा साहब कहते हैं, हम किसी को उठाकर कहीं ट्रांसफ़र करें ये हमारी मर्जी होगी, ये इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखें होता है क्या। अभी इन्हें सींग से पकड़ना है, कानूनी तौर पर इन्हें भगा भगा कर पागल करना है। अभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, बड़ी बड़ी बातें जिस की चाहे पतलून उतार दें।
हम बताएंगे, हम फैसला करेंगे। अल्लाह ने ये दिन दिखा दिया है। मैं तो 10 साल की प्लानिंग करके बैठा हुआ था, इन्हें वो शरबत पिलाने जा रहा हूं कि इन्हें दिन नजर आएगा ना रात नजर आएगी। तो फैसल वावड़ा साहब, असल में ये जो फैसल वावड़ा साहब बात करते हैं तो इसको यही माना जाता है कि असल में ये एस्टेब्लिशमेंट की बात होती है जो वो करते हैं, और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये सोच है। ये याद रखिएगा कि जो ये सरिया है ना, जो तकब्बुर है, वो अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जब भी कोई इस तरह की बातें करता है ना, तो वो उसका जवाल होता है, तब इस किस्म की बातें वो करता है। तो बहरहाल जी, मजीद जो भी तफसीलात होती हैं आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।